हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। टॉपिक जो है इसका ये सेकेंड लेक्चर है। इसका पहला लेक्चर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जानते हैं पिछले 32 ईयर में जितना भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसके आधार पे एक निचोड़ निकाल करके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला का लिस्ट लेके आया हूँ, जहाँ से 100% फिक्स है कि सवाल पूछा ही जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो बातें पढ़े थे उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। उससे पहले आपके माइंड को रिफ्रेश कर देने वाला एक बातें मैं बताता हूँ कि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ही कह रहा हूँ, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है। जो उसे प्यार समझे, जो उसे प्यार समझे, वो समझो सबसे बड़ा गधा है। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो पॉइंट पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला था फिजिकल कांस्टेंट था, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, प्लांट कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये सब का सिंबल भी देखे थे और उसका कितना वैल्यू होता है ये भी देखे थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, ये सब देख लीजिएगा आप। उसके बाद स्टार्ट किए थे मैकेनिक्स में कुछ सब इम्पोर्टेंस फार्मूला था, जैसे नोटेशन से रिलेटेड, मैग्नीट्यूड निकालने से रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसमें आई जे एंड के होता है। इस तरह से पूरा हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे। काइनेमेटिक्स का भी फार्मूला पढ़े थे। पहला पढ़े थे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस, ये उससे रिलेटेड फार्मूला हुआ। इसमें दूसरा पॉइंट पढ़े थे, ये भी बताए थे कि यहाँ से सवाल भी पूछा जा चुका है नीट में, तो आप इसे देख लीजिएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से क्या होगा, जब मोशन करेगी स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट, तो उससे रिलेटेड v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मतलब ये सब फार्मूला पढ़े थे, इसलिए हम स्पीड में बता रहे हैं। दूसरा पढ़े थे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े थे। तीसरा पॉइंट पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये भी बताए थे कि यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। फिर हम लोग पढ़े, अगला चैप्टर स्टार्ट किए थे न्यूटन लॉ एंड फ्रिक्शन, या इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या फ्रिक्शन भी कहेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक इसमें अटैच्ड है। पहला पढ़े थे, उसमें पहला फार्मूला था, फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला था लीनियर मोमेंटम, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, फ्रिक्शन का, बैंकिंग एंगल का, सेंटीपीटल फोर्स का, स्यूडो फोर्स का, एंड मिनिमम स्पीड एंड कंप्लीट वर्टिकल सर्कल का। ये सब फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कॉनिकल पेंडुलम के बारे में भी पढ़े थे। फिर स्टार्ट किए थे वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर स्टार्ट किए थे। और इस चैप्टर में भी बहुत जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको देख लिए थे। पहला वर्क से रिलेटेड ये फार्मूला हुआ, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ये, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ये फार्मूला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड ये फार्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। फिर कुछ और भी फार्मूला पढ़े थे, जैसे मैकेनिकल एनर्जी वाला फार्मूला पढ़े थे, मैकेनिकल एनर्जी, फिर पावर से रिलेटेड पढ़े थे। और आज स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा, जी हाँ, फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास, या रोटेशनल मोशन कहेंगे। ये लगभग प्रत्येक बच्चों के
फिजिक्स में सर का दर्द माने जाने वाला यही है चैप्टर। तो इसमें 32 ईयर में जितना भी सवाल पूछा गया था उसमें से वे सभी फार्मूला मैं लेकर के आया हूँ जिस फार्मूला पे लगातार कई बार सवाल पूछा जा चुका है। यूँ तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फार्मूला है, बट मैं जो फार्मूला बताऊंगा उससे आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन नाम का ये क्या है चैप्टर है। इसमें पहला फार्मूला पढ़ेंगे। पहला फार्मूला है सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का। पहला फार्मूला क्या है? सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का फर्स्ट फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का है। क्या होता है? एक्स ऑफ मास समेशन ऑफ एक्स आई एम आई अपन समेशन ऑफ एम आई होगा। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। दूसरा है एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपन में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये दो फार्मूला था, इससे भी सवाल पूछा जा चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्यू यूजफुल कन्फिगरेशन। कुछ यूजफुल ज्योमेट्रिकल शेप दिया रहेगा, कुछ यूजफुल ज्योमेट्रिकल शेप दिया रहेगा और उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का कुछ फार्मूला है। और इस फार्मूला से डायरेक्ट नीट में सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इस फार्मूला को आप याद कर लेना। ठीक है, पहले चलिए समझते हैं। पहला है, दो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। मान लीजिए M1 आप हुए और M2 आपका गर्लफ्रेंड हुई। आप दोनों के बीच का दूरी कितना है? आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच का दूरी कितना है? मान लीजिए R है। कितना है? R है। तो आप सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे। आप जहाँ पे हो वहाँ पे अगर हमें सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे आपके गर्लफ्रेंड का मास और आप दोनों के बीच की दूरी बटा में टोटल डिस्टेंस, टोटल मास, आपका मास और आपकी गर्लफ्रेंड का मास। अगर आपके गर्लफ्रेंड के पास सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे तो आपका मास इंटू में बीच का दूरी और बटा में टोटल मास, आपका मास और आपके गर्लफ्रेंड की मास होगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे। इससे रिलेटेड नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, कोई ट्राइंगल दिया रहेगा, कोई ट्राइंगुलर शेप दिया रहेगा। जैसे ये मान लीजिए ये फिर इस तरह से। इसको थोड़ा सा हम दूसरे टाइप से बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये हुआ, फिर ये देखो, ये फिर ये। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का हम लोग क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे होता है, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा। इसकी ऊंचाई कितने मान लेंगे? h मान लेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला ये निकाला गया है बबुआ। ये क्या निकाला गया? ये फार्मूला निकाल करके दिया गया है। h/3 होगा, h/3 होगा। h बटा क्या होगा? 3 होगा। मतलब ये ट्राइंगल की ऊंचाई और बटा में 3 से भाग देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। अगला है सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग आप देखे होंगे, जैसे आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा। अरे ज्योमेट्री बॉक्स तो है ना दोस्त। अरे 9वीं 10वीं यार में आप पढ़ते होंगे, मैथ्स बनाते होंगे, अभी भी फिजिक्स में कहीं कहीं काम आता होगा ज्योमेट्री बॉक्स का। तो उसमें देखते होंगे एक शेप होता है, सेमी सर्कुलर शेप का एक पटरी जिसको कहते हैं वो होता है। उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 2r अपॉन में पाई, 2r बटा में पाई होगा। तो ये भी बहुत यूजफुल फार्मूला होगा। अगला है सेमी सर्कुलर डिस्क का। सेमी सर्कुलर डिस्क का, ये सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 2r बाय पाई था इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 4r/3 पाई। 4r/3 पाई क्या होगा? सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा। ये रेडियस है, ये सी पॉइंट जो दिया गया है, ये जो सी पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये सी पॉइंट जो है वो कुछ और नहीं, वही सेंटर ऑफ मास, उस पॉइंट पे हमको निकालना है। कितना आती है? 4r, 4 इंटू रेडियस अपॉन 3 इंटू में पाई आएगा। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं हेमीस्फेरिकल सेल का। हेमीस्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास ये देखिए कुछ इस तरह से बना होगा। थोड़ा सा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट पे आते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं, इस तरह से ऐसे दिया गया है। तो ये देखिए हेमीस्फेरिकल शेप है, ये हेमीस्फेरिकल शेप है। तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ होगा, तो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हम लोग फार्मूला देख रहे हैं। तो r बाई क्या होगा? 2 होगा। अब सॉलिड हेमीस्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का ये फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। बोलिए तो मेरे साथ क्या होगा दोस्त?
3r/8। इसे आप लिखते जाइएगा और इसे आप जहाँ पढ़ते हो वो स्टडी टेबल के जस्ट सामने जो दीवार होगा वहाँ पे लगा लेना, ताकि बार बार आप देखोगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। अगला 7वां पॉइंट है कोण। कोण क्या होता है? द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस ऑफ h/4 फॉर द सॉलिड कोन्स। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कितने होगा? सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास h/4 होगा सॉलिड कोन, एंड h/3 ऑफ हॉलो कोन्स का। हॉलो कोन्स का सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो h/3 होगा। और सॉलिड कोन्स का सेंटर ऑफ मास कितना होगा बताओ, कितना होगा? बिल्कुल सही, h/4 होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोस्त, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। देखिए, मेरा तो बस एक ही सपना है कि आप नीट पास करो, आप IIT एग्ज़ाम को फोड़ करके आओ और आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसमें जाओ, और जब वहाँ जाओ और जब सक्सेस कर जाओ तो आपके जैसे ही लोग जो हेल्प करने वाला ना हो उसे आप हेल्प कीजिए और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना क्या दीजिए? योगदान दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप सभी देशभक्त हो, और सभी देशभक्त का ये कर्तव्य है कि भारत को फिर से क्या बनाएं? विश्व गुरु बनाएं। मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, आप भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है सेंटर ऑफ मास का जानेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m4 क्या होगा? यहाँ पर मान लीजिए मोशन, समेशन ऑफ mi होगा, समेशन ऑफ mi होगा। वेलोसिटी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वेलोसिटी समेशन ऑफ mi। m जहाँ पर मास होगा, m जहाँ पर क्या होगा? मास होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन ऑफ mi vi वेक्टर अपॉन में m होगा। ये वेलोसिटी ज्ञात करने का, देखिए वेलोसिटी मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मान लीजिए आपको आपकी गर्लफ्रेंड के यहाँ जाना है। किसके यहाँ जाना है दोस्त? गर्लफ्रेंड के यहाँ जाना है। तो आप बाइक उठाओगे, क्या उठाओगे? बाइक उठाओगे, आपके पास जो भी गाड़ी है उसके साथ जाओगे। तो आप कुछ गति करते रहोगे, उस समय मान लीजिए आपके गर्लफ्रेंड का क्या आ गया? कॉल आ गया। तो उस समय तो आपसे पूछेगी ना कि आप कहाँ तक आए, कितने स्पीड से आ रहे हैं। तो अगर आप फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो आप पूछोगे बताओ तो मेरा सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो तुरंत निकाल लेगी कितना होगा। बताइए कौन फार्मूला का यूज़ करेगी? v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ mi, मतलब आपका मास, उसके बाद आपका वेलोसिटी को जितना वेलोसिटी जितना मास था उस सबको क्या कर लेगी? मल्टीप्लाई कर देगी और आपके मास से उसमें डिवाइड कर देगी, तो आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब हम लोग मोमेंटम अगर आपका ज्ञात करना हो, आप बताइएगा। चलो बताओ तो मेरा मोमेंटम कितना होगा। तो कि कौन फार्मूला का अप्लाई करेगी? बताइए कौन फार्मूला का अप्लाई करेगी? आपको मोमेंटम ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का अप्लाई करेगी। P सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m इंटू v सेंटर ऑफ मास। और अगर आप बोलिएगा चलो मेरा एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ तो बहुत तेज़ बनती हो, तो वो आपका एक्सेलरेशन भी निकाल के दिखा देगी। वो आपका क्या निकाल के दिखा देगी दोस्त? एक्सेलरेशन निकाल के दिखा देगी। उसके लिए कौन फार्मूला का अप्लाई करेगी? बोलिए। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अपन आपका टोटल मास। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे, और यही फार्मूला हूबहू आपको नीट में भी पूछा जा सकता है, इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे हम लोग इम्पल्स से भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इम्पल्स को हम लोग यहाँ पर जे से सूचित करेंगे, तो वेक्टर जे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ इंटू dt होगा, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम जो होगा। मोमेंटम हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, ये मोमेंटम के लिए है। अब हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का फार्मूला पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, आप मूवी देखते होंगे, अरे मूवी देखा है ना, उसमें हीरो और गुंडा के बीच लड़ाई होता है। हीरो इस साइड से दौड़ते हुए जाएगा और गुंडा विलेन जो होता है उस साइड से दौड़ते हुए आता है, दोनों आपस में क्या करता है? टकरा जाता है। या मान लीजिए हीरो का कार इस साइड से जा रहा है और गुंडा का कार उस साइड से आ रहा था, दोनों इधर से गया और उधर से आया, दोनों आपस में क्या करेगा? टकराएगा। तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? कोलिजन कहेंगे। केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, जब कोलिजन क्या होगा? प्रभावशाली होगा, तो किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बोलो बिल्कुल सही होगा। और कोलिजन जब क्या होगा? प्रभावशाली नहीं होगा, तो फॉर्मेशन होगा?
नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे इसका कई एग्जाम्पल है, आप समझ गए होंगे। वैसे तो हमारे पास ढेर सारा एग्जाम्पल, मैं किसी भी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूँ। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई लड़कियाँ पसंद आ गई। ये ज़रूरी तो नहीं कि वो भी आपको पसंद करती हो, लेकिन जब आप भी उसको पसंद करते हो और वो भी आपको क्या करती है, पसंद करती है, तो दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, दोनों के बीच रिलेशनशिप बढ़ेगा। तो जो दोनों के बीच जब रिलेशनशिप बढ़ेगा, तो मान लीजिए आप टकराए, एक दूसरे से क्या किए, टकराए, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, टकराए मतलब प्यार नुमा टकराए, ये नहीं कि लड़ाई करने के लिए टकराए। तो इस कंडीशन को हम लोग कोलिजन कहेंगे। अब देखिए, बिफोर कोलिजन मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, किसी लोग की शादी से पहले और शादी के बाद में अंतर होता कि नहीं होता, बताओ। आपके घर के आसपास मान लीजिए किसी लोग का शादी हुआ या आपका ही शादी कभी होगा, तो उससे पहले के जीवन और बाद के जीवन में अंतर हो जाएगा दोस्त। मान लीजिए अभी आपका गर्लफ्रेंड है, आप उनके बॉयफ्रेंड हो, या आप उनके गर्लफ्रेंड हो, वो आपका बॉयफ्रेंड है। अभी तो रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप सुने होंगे गांव देहात में कहा जाता है, पहले पहले ससुराल जब गैलू, दूध दही से खूब नहलू, फिर दूसरा बार गैलू तो ऐसा स्वागत न पैलू। इसका मतलब हुआ शुरू में प्रत्येक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही टक्कर होगा, जैसे ही शादी हुआ, उसके बाद वो रिलेशनशिप में धीरे 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 नॉर्मल लगने लगता है। क्या लगने लगता है दोस्त, नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप उस रिलेशनशिप को किस तरह से बना के रखते हो। तो मान लीजिए आप M1 हो, आप क्या हो, M1 हो, और आपकी वो जो है समझ गए होंगे वो M2 है। आपका वेलोसिटी V1 है और आपकी उसकी वेलोसिटी क्या होगा, V2 होगा। अब आपस में आप टकराओगे तो आपका तो मास जो है तो चेंज नहीं ना होगा दोस्त, मास तो उतना ही ना रहेगा। मान लीजिए आप 60 kg के हैं और वो कितना kg की है, 70 kg की है तो आप 60 kg के हैं तो उतना ही kg के न रहोगे, और वो क्या हो जाएगी, 70 kg के हैं तो 70 kg की न रहेगी, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज ना हो जाएगा। दोनों का वेलोसिटी क्या होगा दोस्त, चेंज हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं, आपका मास M1 और उसका मास M2, आपका वेलोसिटी V1, उसका वेलोसिटी V2, ये बिफोर कोलिजन है। अब कोलिजन के बाद आपका मास M1 और वेलोसिटी V1 डैश और उसकी मास M2 वेलोसिटी V2 डैश होगा। अब निकालेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। अब कहेगा कोई आदमी, अगर तुम दोनों फिजिक्स नीट पढ़ते हो, नीट का तैयारी करते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो ये बताओ तो तुम लोग बहुत सुने तेज है, तो अपना मोमेंटम निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो बोलिए। तो इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। कौन फार्मूला का अप्लाई करेंगे, इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। फार्मूला बोलिए, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 डैश मतलब कोलिजन के बाद, ठीक है, प्लस M2 V2 डैश। इस फार्मूला का अप्लाई करके जस्ट उसको क्या करेंगे, बता देंगे। तो समझेगा नहीं, तथास्तु बस तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या चले, बहुत ही बढ़िया चले, क्योंकि तुम लोग पढ़ते भी बढ़िया से हो और रिलेशनशिप को भी काफ़ी बढ़िया से चलाते हो। अब यदि कोई फिजिक्स का विद्वान आपसे मिल जाए और बोले, ये बताओ तुम लोग रिलेशनशिप में रहते हो, तुम लोग का दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ है, तो ये बताओ इलास्टिक कोलिजन करेगा तो उससे रिलेटेड कौन सा कंडीशन, इलास्टिक कोलिजन जो हुआ है वो निकाल के दिखाओ। तो क्या 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 क्या, अरे इलास्टिक कोलिजन, तो उसके लिए कौन फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/1 V1 M1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1 M2 V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोलिजन के बाद अब 1/2 M1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का होल स्क्वायर। चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ देते हैं। आप इस फार्मूला का अप्लाई करना, मेरे साथ बोलो, 1/2 M1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का होल स्क्वायर। ये कोलिजन से पहले है, आप कोलिजन के बाद निकालेंगे। दोनों को बराबर कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, इलास्टिक कोलिजन निकल जाएगा। अगर दोनों बराबर आएगी तो इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। तो इस तरह से फिजिक्स के विद्वान टीचर को भी क्या दे सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड सवाल नीट में पूछा जा चुका है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को किससे सूचित करेंगे, ई से हम लोग डिनोटेड करेंगे। ई इक्वल टू जो फार्मूला होगा उस फार्मूला को जानते हैं, -V-1 माइनस V2 डैश बट्टा V1 माइनस V2। ये देखिए आफ्टर कोलिजन है ना, ये बिफोर कोलिजन है ना। आफ्टर कोलिजन आपका वेलोसिटी माइनस में बिफोर कोलिजन आपका वेलोसिटी बट्टा में
बिफोर कोलिजन आपका वेलोसिटी माइनस में बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगर ई का मान 1 होगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन। ई का वैल्यू कितना होगा, अगर 1 आ जाएगा तो बोलेंगे कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन। सर आया है हम लोग का मतलब हम लोग जो कोलिजन के हों कंप्लीटली हुआ है। और अगर 0 आएगा तो क्या कहिएगा, इनकम्प्लीट इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड जितना प्रकार का सवाल होगा आप बना लोगे। अब उसमें कुछ खास कंडीशन है, उस खास कंडीशन को हम लोग समझते हैं। कुछ खास कंडीशन ये देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ V2 इक्वल टू 0, V2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या, उसकी मास क्या होगा, सॉरी U2 इक्वल टू 0 मतलब उसकी मास, उसकी बोले तो समझ गए होंगे, उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और M1 बड़ा होगा किस, M1 छोटा होगा M2 से, इसका मतलब M1 बड़ा होगा, उसकी मास ज़्यादा और आपका मास कम, तो क्या होगा बताइए, आपकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी की आफ्टर कोलिजन बराबर माइनस आपकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन को एक बार और समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए, अगर U2 इक्वल टू 0 होगा मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगा और उसकी मास आपके मास से ज़्यादा होगा, तो आपका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बराबर माइनस में आपका ही वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये दोनों बराबर होगा लेकिन साइन में अपोजिट होगा। अगर U2 0 होगा, अब कंडीशन को चेंज कर देते मतलब आपका वजन ज़्यादा और उसकी वजन कम। आपका वजन, अमिताभ बच्चन का ये सॉन्ग सुने होंगे, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी पतली उसका भी बड़ा नाम है, ये तो सुने ही होंगे गाना। नहीं सुने हैं तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा इसके, लेकिन बात कीजिएगा अभी नहीं और सुन लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। तो आपका मास बढ़ जाएगा और उसकी मास घट जाएगी, तो V2 डैश मतलब उसकी वेलोसिटी बराबर होगा 2 इंटू V1 मतलब आपका वेलोसिटी दो से गुना कर देंगे, आपके वेलोसिटी के बराबर वो हो जाएगा। अब इलास्टिक कोलिजन विथ M1 इक्वल टू M2, जब M1 और M2 दोनों बराबर होगा तब इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, V1 डैश इक्वल टू U2। इसका मतलब आपका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन नहीं और उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बराबर हो जाएगा। उसके बाद एंड दूसरा होगा V2 U2 डैश या V2 डैश इक्वल टू V1 मतलब उसकी वेलोसिटी बराबर उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और आपका वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो उम्मीद करते हैं ये कंडीशन आपको समझ में आया होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब हम लोग इसी टॉपिक का आगे अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उस फार्मूला को जानते हैं। उस फार्मूला को जानने से पहले एक माइंड को रिफ्रेश करने वाला बातें सुनते हैं। आजकल तुम मुस्कुराती बहुत हो, जानती हो मेरे दिल को तुम भाती बहुत हो, दिल करता है तुम्हें ले जाऊं डिनर पर सुना है तुम खाती बहुत हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या करेगा, रोटेशन होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या होगा, रोटेशन होगा। जैसे पिछले हम लोग लेक्चर में पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इक्वल टू 2as, बस हूबहू वैसा ही है, बस इसमें चेंजिंग किया गया है सिंबल का। जैसे w इक्वल टू होगा w नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा मतलब s, u की जगह पे होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था ना, तो इसमें क्या होगा ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल, जैसे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2as होता था, तो यहाँ पर होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू। अरे आपको से पूछ रहा हूँ, बोलो
अरे बोलो ना, बिल्कुल सही, 2 अल्फा इंटू थीटा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्टिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। यही फार्मूला है आई इक्वल टू, आप देख कर बताओ तो आई इक्वल टू क्या होगा, मेरे कान में बोलो बोलो। बिल्कुल सही, समेशन ऑफ आई एम आई आर आई का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के टर्म निकालेंगे तो आर स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का दूसरा टाइप का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे। इससे कितना बार सवाल पूछा गया है ये मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ, आप खुद ही जा कर के और देख लेना। लेकिन मैं देख कर के आया हूँ इसलिए बता देता हूँ कि इससे सवाल तो पूछा ही जाता है दोस्तों, पूछा ही जाएगा, ये फिक्स है 100%। कहो तो मैं लिख करके दे देता हूँ, इसलिए आप इसे याद कर लेना। जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला, ये रिंग है ना, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होगा, एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर होगा, हाफ एम आर स्क्वायर होगा। सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो 2/3 एम आर स्क्वायर होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर होगा। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या बताएंगे, 2/5 एम आर स्क्वायर। कोई स्फीयर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे तो 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। अच्छा ये रॉड, कोई रॉड मान लीजिए, रॉड देखे हैं ना, अरे घर में रॉड नहीं देखा है दोस्त, बदमाशी करे तो मम्मी रॉड से मारेगी, कौथी से मारेगी, रॉड से। अच्छा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ज्ञात करेंगे तो 1/12 1/12 इंटू एम एल स्क्वायर, लेंथ होगा एम एल स्क्वायर, 1/12 इंटू एम एल स्क्वायर रॉड का। अच्छा हॉलो सिलेंडर का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर होगा। हॉलो सिलेंडर का क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा। सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर होगा। सॉलिड सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर होगा। और रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप का है ना, रेक्टेंगुलर शेप का मैं आप कोशिश करता हूँ बनाने का, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का है। इस रेक्टेंगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है, इस पॉइंट पे क्या करना है हमें ज्ञात करना है, इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए है, ये क्या है बी है, तो एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 12 होगा। चलो एक बार फिर से बोलो तो मेरे साथ, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का कसम बोलो। वाह, गर्लफ्रेंड की बातें आए तो बबुआ मोटिवेशन बढ़ जाता है, मोटिवेशन क्या होता है बढ़ जाता है। एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन में क्या होगा 12 होगा, एम इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 12 होगा। सर इतना इम्पोर्टेंट लोगों का कसम ना दिया करो, कहीं भूल गया तो, अरे भूल जाओगे तो क्या होगी, अगर सक्सेस नहीं करेगी तो वैसे भी वो तुम्हें छोड़कर चल जाएगी। इसीलिए सक्सेस करो दोस्तों। अगर पढ़ने का मन न करे कभी डिमोटिवेट हो तो ये सोचो आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। खास करके मैं देखा हूँ गांव में गरीब लोग जिनके माँ बाप दूसरे के खेत में जा कर के काम करते हैं, भर दिन में 100-200 रुपया मात्र कमाते हैं, और आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इसके लिए वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। जानते हैं शरीर में जो पसीना आती है वो खून जल करके बनती है, उतना मेहनत करता है आपके मम्मी पापा। आपका क्या कर्तव्य है दोस्त, जानते हो तुम अपने घर के शेर हो यार, तुम अपने घर के शेर हो, तुम उन लोगों का अरमान हो, अपने घर के लोगों का अरमान हो, अपने पेरेंट का अरमान हो, अपने रिलेटिव का अरमान हो दोस्त। इसलिए तुम पढ़ो, पढ़ने का ना मन करे तो लिखो, लिखने का मन ना करे तो पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, उस नंबर पे आप अपना प्रॉब्लम शेयर करना। मैं बोला ना 100% आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अपना बस एक ही सपना है, अपना एक ही सपना है कि भारत फिर से क्या बने, विश्व गुरु बने, जिस पे हम सबको क्रमभान्वित महसूस हो। और मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ और आप भी अपना प्रयास करना मेरे दोस्त। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रत्येक फार्मूला को पढ़ते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर,
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr², सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr², रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 ml², हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr², सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इससे पहले फार्मूला और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा mr², हाफ mr², और रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा m इंटू में, मेरे साथ बोलना, m इंटू में a² प्लस में b² बटा में 12, m इंटू में a² प्लस b² बटा में 12 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको भी देखते हैं। अगला फार्मूला रोटेशनल मोशन या सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एक बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इस फार्मूला को याद कर लेना। आई पैरेलल इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², डी होगा डिस्टेंस, आई देख रहे हैं ना, ये और ये पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे, इसके बीच का दूरी क्या है आई सेंटर ऑफ मास, आई सी और आई पैरेलल है ना, तो आई पैरेलल बराबर क्या होगा आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास, ये आई सेंटर ऑफ मास प्लस में md² होगा, उसका मास आई इंटू में बीच के डिस्टेंस। उसके बाद थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इससे भी कई बार सवाल पूछा गया है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई देखिए ये है x, ये है y और ये है z एक्सिस। कितने एक्सिस होता बबुआ, कितने एक्सिस होता बबुआ, बबुआ बबुआ अरे बोलो ना यार, 3 एक्सिस, बिल्कुल x y एंड z। तो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास x y एंड z, i z इक्वल टू आई एम प्लस में क्या होगा आई एक्स प्लस में क्या होगा आई वाई होगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई वाई होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलेंगे। कि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे बनाया है ना, कौन 90 डिग्री पे देख रहे हैं ना, ये 90 है, अरे 9 परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री को, दो जिसका एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये देख रहे हैं ना, ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का फार्मूला है k इक्वल टू √i/m, k इक्वल टू √i/m होगा, k इक्वल टू √i/m होगा। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है वेक्टर l इक्वल टू वेक्टर r इंटू या क्रॉस वेक्टर p। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या होगा वेक्टर l इक्वल टू वेक्टर r इंटू वेक्टर p, और वेक्टर l इक्वल टू i इंटू ओमेगा वेक्टर, i इंटू ओमेगा वेक्टर। ये दो फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करने का। अगला पढ़ेंगे टॉर्क से तो बबुआ सवाल पूछा गया है नीट में, तो इसको याद कर लेना। टाउ इक्वल टू वेक्टर r इंटू वेक्टर f होगा, टाउ इक्वल टू वेक्टर r इंटू वेक्टर f होगा। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दूरी x पर इधर फोर्स लग रही है, ये एंगल थीटा हो गया, ये पॉइंट p है, ये पॉइंट p है नहीं। टाउ इक्वल टू डी वेक्टर l बाई डी टी, और टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा भी होता है, आई इंटू अल्फा भी होता है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब टॉर्क 0 हो जाएगा या एल जो होगा वेक्टर एल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो क्या समझेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्या समझेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अब हम लोग आगे का फार्मूला पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने का भी इसमें फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होगा कि रोटेशन इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस फार्मूला का अप्लाई करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। डायनामिक्स पढ़ेंगे तो टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू में वेक्टर अल्फा, एफ सेंटर ऑफ एफ एक्सटर्नल एम इंटू, अरे एफ बराबर एम इंटू ए होता है ना, तो एम इंटू में वेक्टर ए सेंटर ऑफ मास देंगे, ठीक है। पी बराबर क्या होता है एम भी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी सेंटर ऑफ मास, पी वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा एम भी वेक्टर सेंटर ऑफ मास। और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होगा यहाँ पर के इक्वल टू हाफ एम भी सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस में हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा का होल स्क्वायर, और क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूला को पढ़ेंगे वेक्टर एल इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास वेक्टर ओमेगा प्लस में आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास इंटू एम इंटू वेक्टर भी सेंटर ऑफ मास। ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इससे प्रत्येक साल फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। पिछले 3-4 साल का ट्रेंड है कि इससे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बातें समझेंगे जो आपके मन को हर्षो उल्लासित कर देगा। अजब से हालात है मेरे, अजब से हालात है मेरे तेरे जाने के बाद, मुझे ना भूख लगती है खाने के बाद। अजब से हालात है तेरे जाने के बाद, मुझे भूख भी नहीं लगती है खाने के बाद। मेरे पास 2 ही समोसे थे, मेरे पास 2 ही समोसे थे, मेरे पास 2 ही समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। अजब से हालात है मेरे दोस्त मेरा, अजब से हालात है मेरे, अजब से हालात है मेरे तेरे जाने के बाद, मुझे भूख भी नहीं लगती है खाने के बाद। मेरे पास 2 ही समोसे थे, मेरे पास कितने समोसे थे? 2 ही समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। देखिए मान लीजिए ये आप हो, मान लो एक ऑब्जेक्ट आप हो और दूसरा ऑब्जेक्ट आपकी वो है मतलब समझ गए होंगे। आप दोनों के बीच का दूरी क्या है? एफ है। मान लीजिए पहले बार आप क्लासरूम में मिले तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको वो अट्रैक्ट कर रही है। तो फिजिक्स के टीचर तो देख लेते बबुआ, टीचर को सब बात पता चल जाता कि बच्चा क्या सब कर रहा है। तो वो आप दोनों के बीच देखेगा कि कितना अट्रैक्शन पावर है, कितना अट्रैक्शन पावर है। उसे ज्ञात करने के लिए फार्मूला, आप उनके मन में तो ढेर सारा फार्मूला उनको याद है तो ज्ञात कर लेगा। तो क्या ज्ञात करेंगे? तो ग्रेविटेशन कितना फोर्स लग रही है उसको अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग समझेंगे। तो F बराबर G इंटू M1M2/r²। ये आपके बीच का अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। ऐसे ही आकाशीय पिंड में होता है। ये मान लीजिए आपकी जगह पे आकाशीय पिंड और आपकी उसकी जगह पे भी क्या है? आकाशीय पिंड है। दोनों ये M1 लगा रहा है बल M2 पे F और M2 भी लगा रहा है M1 पे बल क्या? F। दोनों के बीच की दूरी r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला क्या होगा? बोलेंगे F इक्वल टू G इंटू M1M2/r² होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आप दोनों का कितना पोटेंशियल है वो जानेगा। आप दोनों का कितना पोटेंशियल, आप दोनों का मतलब समझ लेना यहाँ पे ग्रह होगा बबुआ। क्या होगा? ग्रह होगा। रउआ लोगन के उम्मीद बानी कि पूरा बात समझ में आवत बा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कहाँ पे मेंशन करी? यहाँ सब कमेंट बॉक्स में, ताकि हम कोशिश करें कि अगला वीडियो में उसका क्या लेके आई? सॉल्यूशन, उसका हल लेके आई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। उम्मीद हमरा के बा कि अहाँ ई बात जे है समझ गेल होबे। और कोई प्रॉब्लम होत तो अहाँ कहाँ कमेंट करूँ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ, ताकि हम अगला वीडियो में आकर के का दूँ सॉल्यूशन दो। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से सूचित करेंगे। यू बराबर क्या होगा? -G इंटू में उसकी मास अपॉन में r होगा। तो यू बराबर -G अपॉन में r होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने का आप जब गुरुत्वाकर्षण त्वरण नहीं
गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा कैपिटल जी इंटू एम बटा में आर स्क्वायर, कैपिटल जी इंटू एम बटा में आर स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। देखिए जब डेप्थ में जाएंगे, मान लीजिए ये कुआं, अरे कुआं वाला गाना सुना है ना, अरे कुआं वाला गाना ना सुना, भोजपुरी में दिया है, मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा, एक बार जाके सुन लेना कुआं। तो वहाँ पे जी क्या करेगी, मान लीजिए जी का वैल्यू बढ़ेगा इनसाइड, तो सिमिलर टू होगा जी इंटू में 1 माइनस एच बाई आर। ये सवाल पूछा गया नीट में, ये सवाल आई मीन्स इस फार्मूला पे सवाल। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट पे, मान लीजिए आप गरीब हो और आपकी वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अमीर है, तो वो अपनी छत पे रहती है और आप कहाँ रहते हो, नीचे रहते हो, अपनी छत पर से देखती रहती है और आप उसके घर के आसपास से गुजरते रहते हो, उसके गली में प्रत्येक दिन जाते हो, 99% होता है, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ता है, तो वो ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे तो जी का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो जी आउटसाइड सिमिलर टू जी इंटू में एच 1 माइनस 2h बाय आर होगा, जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर होगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ नॉन स्फेरिकल अर्थ स्फीयर ऑन जी, नॉन स्फेरिकल अर्थ सरफेस पे जी का इफेक्ट क्या होगा, तो जी एट इक्वेटर पर जी का मान क्या होगा, जी एट पोल पे जी का मान, मतलब पोल पे जी का मान जो होगा इक्वेटर से ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर इक्वेटर पे 5 होगा तो हमेशा 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 पोल पे क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, जैसे 6 7 8 9 10। जी ई आर ई, चूँकि आर ई माइनस आर पी, ई आर जो होता है रेडियस ऑफ इक्वेटर माइनस रेडियस ऑफ पोल सिमिलर टू 21 किलोमीटर। आपसे सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वैसे तो यहाँ से पूछा नहीं गया है, ये एसर्शन रीजन का टाइप का सवाल यहाँ पे बन सकती है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसी में, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपरेंट वेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जी एम डैश थीटा। ये देखिए ये आर है, ये ओमेगा है, ये यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये क्या है थीटा है, और ये एम जी है, ये क्या है एम जी है। ठीक है, तो फार्मूला होगा एम जी डैश थीटा बराबर क्या होगा, एम जी माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो एक बार फिर से पढ़ो तो मेरे साथ, एम जी डैश थीटा इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये भी सवाल पूछा जा चुका, मतलब इस पे सवाल पूछा जा चुका है। भी नॉट इक्वल टू होगा रूट अंडर जी एम बाई आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए जब भी बोलेगा, और मान लीजिए देखिए उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये आपकी उसकी छत है और ये अपनी छत पे खड़ी है। ठीक है, आप यहाँ से जाते हो, इस गली से जा रहे हो, इस गली से जा रहे हो, इस गली से जा रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। मान लीजिए इसके घर के आसपास, आप इसके घर के आसपास क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, आप इसके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना दोस्त, आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो वही वेलोसिटी ज्ञात करने का ये फार्मूला है। ठीक वैसे ही मान लीजिए ये क्या है, सर्कल जो है, ये सर्कल मान लीजिए अर्थ का ऑर्बिट है, और यहाँ पे सैटेलाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है। सैटेलाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सैटेलाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो उसी वेलोसिटी को ज्ञात करने का ये फार्मूला था। ठीक है, ये फार्मूला कौन फार्मूला है बोलिए तो, भी नॉट इक्वल टू रूट अंडर जी एम बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, और एस्केप वेलोसिटी का मतलब जानते हैं, एस्केप वेलोसिटी मतलब वो कम से कम वेलोसिटी फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाए, फ्री हो जाए, गुरुत्वीय बल से क्या हो जाए, फ्री हो जाए, और इसके कक्ष को छोड़ के बाहर चल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। भी इक्वल टू होता है रूट अंडर 2g m बाय आर होता है, भी इक्वल टू रूट अंडर 2g m बाय आर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे केपलर लॉ। यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है नीट में। ठीक है, फर्स्ट लॉ है इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकस। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट सन का एक क्या होता है, फोकस होता है।
सेकेंड लॉ है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब उसका वैल्यू बदलेगी नहीं। जैसे डी वेक्टर एल अपॉन डी टी इक्वल टू होता है 0। और थर्ड लॉ है टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू, टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू। इन सर्कुलर ऑर्बिट टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी एम इंटू में ए क्यू। एक बार फिर से बोलो तो मेरे साथ, सब बच्चा बोलेगा, ये मेरा आदेश है, बोलो, अरे बोलो बोलो मेरे साथ। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 पाई स्क्वायर बट्टा जी एम इंटू ए क्यू। चलो एक बार फिर से बोलो तो हम सब दोहराते हैं, सब लड़का लड़की सब बोलेगा। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बट्टा जी एम इंटू ए स्क्वायर। फिर से एक बार बोलिए, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बट्टा जी एम इंटू ए क्यू। तो ये एक फार्मूला हुआ। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे और रिवैक कर लेते हैं। पहले पिछले क्लास का रिवीजन देखें, फिर हम लोग मैंने स्टार्ट किया सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। पहले पढ़े सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना, फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूजफुल कन्फिगरेशन, ट्राइंगल का पढ़े, 2 बॉडी दिया रहेगा उसका पढ़ लिए। फिर पढ़े सेमी सर्कुलर रिंग का, फिर सेमी सर्कुलर डिस्क का, हेमीस्फेरिकल सेल का, सॉलिड स्फीयर का। फिर पढ़े मोशन ऑफ मोमेंट सेंटर ऑफ मास। फिर पढ़े इम्पल्स का, फिर कोलिजन पढ़े, बिफोर इलास्टिक उसका कंडीशन पढ़ लिए। फिर हम लोग पढ़े रोटेशन अबाउट एन एक्सिस विथ कांस्टेंट ए या अल्फा पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्टिया पढ़े, फिर थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का फार्मूला पढ़े। फिर एंगुलर मोमेंटम पढ़े, फिर टॉर्क पढ़े, फिर कंजर्वेशन ऑफ एल पढ़े। कंजर्वेशन ऑफ एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़े।